हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज की क्लास में हम देखेंगे साइंस के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है और 45 मीटर दूर जाकर कहीं गिरती है। गुरुत्वीय त्वरण g दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है ये आपका NTPC CBT फर्स्ट का ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से क्षैतिज की ओर फेंकी जाती है। मतलब ये इसका प्रारंभिक वेग है। मान लीजिए कि ये एक वस्तु है और इसका प्रारंभिक वेग u कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड और इस वेग से फेंकी जाती है। तो ये और किस दिशा में फेंकी जाती है? क्षैतिज दिशा में फेंकी जाती है। मतलब एक प्रक्षेप पथ बनाएगा। ये प्रक्षेप पथ का ये जो दूरी है, यहाँ से देखिए इसका वेग बढ़ेगा और यहाँ पे जाके इसका वेग नियत हो जाएगा और फिर ये गुरुत्व के प्रभाव से वस्तु फिर नीचे की ओर आएगा और कितनी दूर जाके 45 मीटर दूर जाके यहाँ पे वस्तु गिरती है। तो ये एक प्रक्षेप पथ बना रहा है। ठीक है, तो प्रक्षेप पथ का अधिकतम ऊंचाई ये क्या हो गया h, और यहाँ से इसने गति शुरू की है और 45 मीटर दूर जाकर वो कहीं गिरी है। इस दूरी को बोलेंगे क्षैतिज दूरी r। तो इसमें क्षैतिज दूरी r दिया हुआ है कितना 45 मीटर। प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है कितना 20 मीटर प्रति सेकंड और वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है? h बराबर 1/2 g t²। ये ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है। प्रक्षेप पथ की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? g चाहिए और t चाहिए। g प्रश्न में दिया हुआ है, t चाहिए। तो t को हम क्षैतिज दूरी से निकाल लेते हैं। क्षैतिज दूरी r बराबर क्या होता है? क्षैतिज दूरी r बराबर होता है u × t। u क्या है? u है प्रारंभिक वेग और t क्या है? समय। और r यहाँ पे दिया हुआ है कितना 45 मीटर। r क्या है? क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 45 मीटर। और u कितना दिया हुआ है? u दिया हुआ है प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन में रखते हैं, r के जगह पे आ जाएगा 45 मीटर बराबर u कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड इंटू t। अब ये जो t के साथ ये इंटू में है इधर आ जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा। तो जब ये बटे में आ जाएगा तो इसको यहाँ से सीधे बटे में लाते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा कितना 20 और इधर क्या रह जाएगा t। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 2.25 सेकेंड। इधर क्या है t। ये क्या आया है अपने पास? t आया है। जब इसको सॉल्व किए हैं तो क्या आया है? t आया है। और समय किस में होता है? सेकेंड में होता है। तो t बराबर कितना निकल जाएगा 2.25 सेकेंड। तो जो प्रक्षेप पथ की जो गति हुई है वो कितने समय की हुई है? 2.25 सेकेंड की हुई है। अब यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए था? g और t चाहिए था। तो g प्रश्न में दिया हुआ है और t हम लोग निकाल लिए हैं। तो अब इस फॉर्मूला में मान रख के h ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, h बराबर 1/2 gt²। तो यहाँ पे आ जाएगा h बराबर 1/2 g कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? g दिया हुआ है 10 इंटू t² मतलब 2.25
5 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास 5.06। जब इस स्क्वायर को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? 5.06। और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो h बराबर आपके पास आ जाएगा, h बराबर 25.31। तो इसका ऊंचाई कितना निकल गया? इसका ऊंचाई निकल गया h बराबर 25.31। तो इसका आंसर क्या हो गया? और ऊंचाई ज्ञात करना था तो ऊंचाई किस में होगा? मीटर में होगा। तो ऊंचाई इसका निकल गया कितना? 25.31 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 25 मीटर। तो ये समझ में आया, जो प्रक्षेप्य पथ होता है, प्रक्षेप्य पथ एक परवलयाकार पथ होता है और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज दूरी, जो होता है r। और r बराबर होता है प्रारंभिक वेग इंटू समय। यहाँ से हम लोग समय निकाल लिए हैं। और ऊंचाई बराबर आपका होता है h बराबर 1/2 gt का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग g का मान यहाँ पे दिया हुआ था, g का मान रखे, t का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दिए। जब इसको सॉल्व किए तो आ गया कितना? लगभग 25 मीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। एक दर्पण 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। यदि वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी u बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। चूँकि ये एक अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगा और वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है और अवतल दर्पण है तो इसका u भी क्या हो जाएगा? u भी माइनस हो जाएगा। अब दर्पण सूत्र में मान रखते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है? हम लोग को ज्ञात करना है v। तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। क्योंकि इधर ये प्लस में था, इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम लोग मान रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/f कितना है? -20 और यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा और 1/u कितना है? u है -30। तो ये वाला माइनस का चिन्ह और ये वाला माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह हो जाएगा। एक नया पेज ले लेती हूँ। क्या था यहाँ पे? 1/v बराबर 1/20 माइनस का 1/30 माइनस का। तो ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/60 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3/7। ये लहसन निकालिए, ये तो मालूम है ना, ये सॉल्व करने तो आता है ना। ये वाला माइनस का चिन्ह यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या है आपका? 1/v। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1/60 और इधर क्या है? 1/v। तो v बराबर कितना निकल गया? v बराबर निकल गया आपका 60, वो भी -60। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा v बराबर 60, यानी वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि ये माइनस में है तो माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है? माइनस चिन्ह दर्शाता है कि वस्तु वास्तविक और छोटी बनेगी। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और छोटा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -7 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। 2 kg द्रव्यमान पर 10 न्यूटन बल लगाया जाता है। यदि सतह घर्षण रहित है तो 5 सेकंड बाद वेग क्या होगा? यहाँ पे वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो वेग ज्ञात करने के लिए हम लोग गति का पहला समीकरण लगा सकते हैं। गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस at। u क्या है? u है प्रारंभिक वेग और v क्या है? अंतिम वेग। तो यहाँ पे कौन सा वेग ज्ञात करना है? 5 सेकंड बाद, मतलब अंतिम वेग ज्ञात करना है। और यहाँ पे u कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और इसका द्रव्यमान कितना है? 2 kg है और इस पे 10 न्यूटन का बल लगाए। तो ये वस्तु पहले स्थिर था। जब इस पे 10 न्यूटन का बल लगाए तब इसको कुछ वेग मिलेगा। तो पहले वस्तु कैसा था? स्थिर था। तो इसका प्रारंभिक वेग कैसा हो जाएगा? प्रारंभिक वेग इसका u हो जाएगा 0। तो यहाँ पे u तो हो गया 0। अब यहाँ पे ये चाहिए, ये त्वरण चाहिए और समय चाहिए। समय यहाँ पे t दिया हुआ है 5 सेकेंड और ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो त्वरण हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है और वस्तु पर लगाया गया बल दिया हुआ है। तो इसको हम लोग F बराबर ma से यहाँ से त्वरण निकाल सकते हैं। F बराबर ma, ये क्या होता है? न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोग त्वरण निकाल सकते हैं। तो चलिए न्यूटन के दूसरे नियम पर मान रखते हैं। F बराबर ma, F यहाँ पे कितना है? 10 न्यूटन बराबर m यहाँ पे कितना है? 2 kg इंटू a। त्वरण ज्ञात करना है तो ये 2 इसके साथ गुणे में है, इधर इसको ले आते हैं बटे में। तो यहाँ आ जाएगा 10/2 और यहाँ बचेगा क्या? a। तो यहाँ से त्वरण कितना निकल जाएगा? त्वरण ये बराबर निकल जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए गति के पहले समीकरण में हम लोग को क्या क्या चाहिए था? u चाहिए था, ये चाहिए था और t चाहिए था। t प्रश्न में दिया हुआ है, ये हम लोग अभी निकाल लिए हैं। और u प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग इस समीकरण में मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा? v बराबर u यहाँ पे 0 प्लस ये कितना है? 5 इंटू समय यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 5 सेकेंड। तो v बराबर कितना निकल जाएगा? v बराबर निकल जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये समझ में आया सबको? कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोग त्वरण निकाल लिए हैं और गति का पहला समीकरण लगाए हैं यहाँ पे अंतिम वेग निकालने के लिए। और जब वस्तु यहाँ पे पहले प्रारंभिक स्थिति में वस्तु यहाँ पे रखा हुआ था, फिर जब उस पर 10 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वो कुछ वेग से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो u का मान यहाँ 0 रख देंगे और ये हम लोग यहाँ से निकाले 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और समय यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 5 सेकंड। जब समीकरण में मान रखेंगे तो मान रख के जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना?
25 मीटर प्रति सेकेंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। 10 ओम का प्रतिरोध 2 एम्पीयर धारा पर कितनी गर्मी, या इसको बोल सकते हैं ऊष्मा, 5 सेकेंड में बनाएगा। गर्मी मतलब ऊष्मा। तो यहाँ पे ऊष्मा ज्ञात करना है। ऊष्मा बराबर क्या होता है? ऊष्मा यानी हीट बराबर होता है I स्क्वायर आर टी। यहाँ I स्क्वायर क्या है? I क्या है? I जो है ये है धारा, और R क्या है? R है प्रतिरोध, और T क्या है? समय। तो यहाँ पे T कितना दिया हुआ है? T दिया हुआ है 5 सेकेंड। प्रतिरोध दिया हुआ है R 10 ओम, और धारा दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो इस फॉर्मूले में मान रखते हैं, तो हो जाएगा H बराबर I, धारा कितना है? 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इंटू R कितना है? 10 ओम इंटू समय कितना है? 5 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 इंटू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा H बराबर 200। ऊष्मा किस में होती है? जूल में होती है। तो यहाँ हो जाएगा 200 जूल। तो ऊष्मा कितना निकल गया? जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200। तो ऊष्मा निकल गया 200 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 जूल। ये समझ में आया? ये ऊष्मा का सूत्र होता है। ऊष्मा का सूत्र में सारे मान यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया हुआ है, और मान को बस रखना है और सॉल्व करना है। बहुत आसान था। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट यूजी 2025 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। 200 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड गति से चल रही है, तो इसकी केई ज्ञात करें। केई मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? केई बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ पे आपका m दिया हुआ है कितना? 200 ग्राम, और भी दिया हुआ है कितना? 5 मीटर प्रति सेकेंड भी दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले में मान रखते हैं, लेकिन द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम में, इसको चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में। ठीक है, तो जब द्रव्यमान को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा कितना? 0.2 kg। ठीक है, इस मान को इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो केई बराबर हो जाएगा, केई बराबर 1/2 m है आपका 0.2 kg इंटू भी है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 का स्क्वायर। जब इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना? 25 इंटू 0.2 इंटू 1/2। इधर क्या बचा? के ई। काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.1, और यहाँ है आपका कितना? 25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 समथिंग कुछ आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 2.5 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.5 जूल। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें कुछ नहीं करना है, बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है 1/2 mv का स्क्वायर, और उसमें मान रख देना है। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ था, उसको हम लोग किलोग्राम में चेंज कर लिए। किलोग्राम में चेंज करके मान रख दिए, मान रख के सॉल्व कर लिए, तो आपका आंसर आ गया कितना? 2.5 जूल। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6।
प्रकाश की चाल से 2 गुणे 10⁻⁻8 सेकेंड समय में कितनी दूरी तय होगी। और यहाँ पे c दिया हुआ है कितना, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है प्रकाश की चाल इनटू समय। यहाँ पे प्रकाश का चाल कितना दिया हुआ है, प्रकाश का चाल यहाँ पे दिया हुआ है 3 गुणे 10⁸, और समय यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 गुणे 10⁻⁻8। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, बिना घात वाले को मतलब 3 को और 2 को अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और घात वाले को अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10⁸ इंटू 10⁻⁻8, ये अलग से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10⁻0। तो दूरी बराबर कितना हो गया, 6 इंटू 10⁻0 मीटर। या तो आप 6 इंटू 10⁻0 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, या तो 6 मीटर भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब आप 6 इंटू 10⁻0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। किसी दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर पर 3x आवर्धन वाला प्रतिबिंब मिलता है, तो दर्पण का प्रकार। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है तो वह एक सीधा, आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है। चूंकि आवर्धन 3x है जो कि 1 से अधिक है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, जो केवल एक अवतल दर्पण द्वारा ही संभव है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। तो अवतल दर्पण 3x आवर्धन वाला आवर्धित बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और समतल दर्पण हमेशा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा, समतल दर्पण का आवर्धन होगा 1x, और उत्तल दर्पण का आवर्धन इससे भी छोटा होगा, और अवतल दर्पण का आवर्धन 1x से बड़ा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। 50 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग का समय अवधि क्या है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। समय अवधि बराबर क्या होता है, समय अवधि कैपिटल T बराबर होता है 1/आवृत्ति। आवृत्ति को f से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/f। तो यहाँ पे मान रखते हैं कैपिटल T बराबर f दिया हुआ है कितना, 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/50 हर्ट्ज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल T बराबर कितना निकल जाएगा, कैपिटल T बराबर 0.02 सेकेंड। T क्या है, तरंग का समय अवधि है, और समय किस में होता है, सेकेंड में होता है। तो यहाँ पे T बराबर निकल जाएगा 0.02 सेकेंड, ऑप्शन डी। ये समझ में आया। तरंग अवधि का फॉर्मूला होता है, तरंग का समय अवधि का फॉर्मूला होता है T बराबर 1/आवृत्ति। आवृत्ति को f से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल T बराबर हो जाएगा 1/f, और यहाँ पे f दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो इसको जब सॉल्व करेंगे
तो आवृत्ति आपका निकल जाएगा 0.02 सेकेंड। और ये आपका ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड है। 170 हर्ट्ज की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तरंगदैर्घ्य की फॉर्मूला क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर v/f, जहाँ v क्या है? जहाँ v है ध्वनि की चाल और f क्या है? आवृत्ति, और लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बराबर, यहाँ पे चाल दिया हुआ है v 340 मीटर पर सेकेंड, और आवृत्ति दिया हुआ है कितना? 170 हर्ट्ज। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 कट गया तो आ जाएगा 2। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? 2 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 मीटर। ये समझ में आया। बस आपको यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला रखना है। तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला लैम्डा बराबर होता है v/f, यानी चाल बटे आवृत्ति। आप चाल को v भी ले सकते हो, आप चाल को u भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है। यहाँ पे चाल आपका दिया हुआ था, आवृत्ति आपका दिया हुआ था, दोनों मान रख दिए, इसको सॉल्व किए तो आ गया कितना? 2 मीटर। तो तरंगदैर्घ्य कितना निकल गया? 2 मीटर, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। एक चालक में 3 कूलम्ब आवेश 1.5 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो धारा ज्ञात करें। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। धारा I बराबर क्या होता है? धारा I बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश हो गया आपका Q और समय हो गया क्या? T। यहाँ Q क्या है? आवेश है, और T क्या है? समय है। तो यहाँ पे मान रखते हैं Q यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 कूलम्ब और समय दिया हुआ है 1.5 सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर Q हो गया आपका 3 कूलम्ब बटे 1.5 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा I बराबर 2 एम्पियर, क्योंकि धारा किस में होता है? धारा एम्पियर में होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 2। तो धारा हो जाएगा आपका 2 एम्पियर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये समझ में आया। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते कि आपको क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी अच्छी भविष्य की कामना करते हुए मैं क्लास को यहीं तक रखती हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।